हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपका सेकंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। हमने इससे पहले सैलरी हेड कंप्लीट कर लिया, सही है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। अब हाउस प्रॉपर्टी, पहले तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा प्रोविज़न नहीं है इसमें और ज़्यादा डेटा नहीं है। आप आराम से इसको बहुत ईजिली तरीके से इसको समझ सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आएगी कौन सी। भाई, हमने सैलरी जब इनकम बढ़ी थी तो मैंने आपको स्कोप बताया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन एग्जिट होना चाहिए, एम्प्लॉयर से मिलने वाला पेमेंट सैलरी हेड में जाएगा। इसी तरीके से हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आएगी ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, मतलब इसका क्या स्कोप है, कौन सी इनकम आएगी। सबसे पहले इसकी चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 22 इसकी चार्जिंग सेक्शन है जो स्कोप बताती है। इसी तरीके से सैलरी हेड में सेक्शन थी 15 जो स्कोप बता रही थी, चार्जिंग सेक्शन जिसे कहते हैं। चार्जिंग मतलब ये सेक्शन वो बताती है कि आप यहाँ पे कब आओगे, है ना। ऐसा होता ना भैया, आप यहाँ पे कब आओगे, तो सेक्शन 22 बताता है हाउस प्रॉपर्टी के लिए कि आप यहाँ पे कब आओगे। इनकम से कह रहा है वो, सेक्शन 22 इनकम से कह रहा है कि भैया आप यहाँ पे कब आओगे। तो कब आओगे भैया, 2 कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो भैया वो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए पहली कंडीशन। बिल्डिंग, लैंड अपार्टमेंट, अपार्टमेंट होता है मतलब बिल्डिंग से जुड़ा हुआ लैंड। एक होती है लैंड अलग, बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है, उसमें कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी है। अगर किसी लैंड पे बिल्डिंग खड़ी हुई है तो वो बिल्डिंग मानी जाएगी, मतलब उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है। अब वो बिल्डिंग आपने खड़ी कर रखी है, अब वो बिल्डिंग का कोई भी यूज हो रहा हो, उससे मिलने वाला रेंट, बेचना नहीं है। इस बिल्डिंग को बेचने से इनकम की बात नहीं कर रहा है यहाँ हाउस प्रॉपर्टी में, बात कर रहा आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी। भाई आपने, ये पूरा लैंड है, इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी आपने, ठीक है। अब बिल्डिंग खड़ी कर दी, बिल्डिंग खड़ी करने में भैया, बिल्डिंग खड़ी करने में इतनी जगह गई लैंड की, इसी बिल्डिंग के बराबर में ये लैंड पड़ा हुआ है खाली, इसी से अटैच है वो, इसी से अटैच है, तो बिल्डिंग और उससे अटैच लैंड वो बिल्डिंग ही माना जाएगा। बात समझ में आ गई भैया, क्लियर है। अब बिल्डिंग का यूज, बात यहाँ पे बिल्डिंग के यूज की हो रही है, इसको बेचने की नहीं हो रही है। इसके यूज करने से जो भी आपको पैसा मिल रहा, पैसा रेंट, तो वो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब इस बिल्डिंग का कुछ भी यूज हो, मतलब आपने बिल्डिंग उठा के एज अ शॉप कॉमर्शियल पर्पस के लिए आपने रेंट पे दे दी तो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अगर आपने बिल्डिंग उठा के घर किराए पर दे दिया, रेसिडेंशियल दे दिया, तो भी इसमें ही आएगा। अगर आपने गोदाम बना के खड़ा कर दिया, उसको रेंट पे दे दिया, तो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। बात समझ में आ गई भैया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन है ना। अगर ओनली लैंड हुआ, ओनली लैंड, सिर्फ लैंड है खाली, उसमें कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी है, तो भैया ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अगर इसको आप रेंट पर दोगे तो ये क्या आएगा, ये जाएगा या तो पीजीवीपी में, पीजीवीपी, या अदर सोर्सेस में। अगर आपका लैंड किराए पर देना बिजनेस है, आपका ये बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है, तो पीजीवीपी में जाएगा। कौन सा वाला, हाँ, लैंड अपार्टमेंट जो बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। अब एक ओनली लैंड मैंने आपको बताया, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इससे होने वाली इनकम नहीं आएगी। ये एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, इसका ट्रांसफर से इनकम नहीं कह रहा है, इसके ट्रांसफर से होने वाली इनकम की बात नहीं कर रहा है, इसके यूज करने से जो आपको इनकम हो रही है उसकी बात हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्डिंग तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ही आएगा, इसको यूज करने से जो आपको पैसा मिल रहा है, जैसे रेंट का पैसा। इसी तरीके से लैंड जो इस बिल्डिंग से अटैच है, क्योंकि भैया बिल्डिंग जाएगी तो वो लैंड भी साथ में जाएगा, है ना, तो उससे मिलने वाले भी रेंट कहाँ आएगा भैया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। सिर्फ ओनली लैंड दे रहा हो आप किराए पर, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ठीक है। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इससे होने वाली इनकम भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। बात समझ में आ गई भैया, ये तो है पहली कंडीशन कि बिल्डिंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, शुड बी ओनर, मतलब भाई आप जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम जाएगी, है ना, बिल्डिंग पे सबसे पहले तो बिल्डिंग का वो ओनर होना चाहिए, और बिल्डिंग होनी चाहिए उसका वो ओनर भी होना चाहिए इन प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में आप उसकी इनकम को लेके जा रहे हो। जैसे भैया प्रीवियस ईयर
भाई 20-21 चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 20-21, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। 20-21 में एक बंदा है ए, इसके पास में एक प्रॉपर्टी है, क्या है? प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का ओनर है। क्या है? प्रॉपर्टी का ओनर है। इसने प्रॉपर्टी बी को रेंट पर दी। किसको दी है? बी को रेंट पर दे दी है। अब बी ने क्या करा? बी ने इसे सबलेट कर दिया, मतलब बी ने भी वो बिल्डिंग जो उसको रेंट पर मिली थी उसको क्या कर दिया? सबलेट होता ना यार, हम कभी कभी क्या होता है, बिल्डिंग हमें किराए में मिली, हमने उसी बिल्डिंग को किराए पर उठा दिया। तो भैया एक ही हैंड में तो कहाँ जाएगी इनकम? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्यों जाएगी? एक तो वो बिल्डिंग है, दूसरी चीज वो उसकी खुद की है, ओनर है वो उसका। इन द प्रीवियस ईयर, ये याद रखना, असेसमेंट ईयर में वो प्रीवियस ईयर नहीं है, ओनर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ओनरशिप हम देखेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में वो ओनर होना चाहिए, दैट्स इट। तो ए अगर प्रीवियस ईयर में ओनर है, बिल्डिंग उसके नाम पर है, बिल्डिंग है, तो उसकी होने वाली इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब बात करते हैं बी के लिए, क्योंकि बी के लिए भैया बिल्डिंग तो है लेकिन वो ओनर नहीं है, तो कहाँ जाएगी ये इनकम? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां पर नहीं आएगी। बात समझ में आ गई होगी दोनों चीजें, है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। बिल्डिंग का मतलब क्या है? चाहे वो रेसिडेंशियल हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, शॉप हो, ये सब का सब बिल्डिंग में आएगा। मैंने बता दिया सिर्फ खाली लैंड है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो आएगा भैया अदर सोर्सेज में। ओनरशिप हम लोग प्रीवियस ईयर में देखेंगे, असेसमेंट ईयर में किसी और ईयर में नहीं देखेंगे, है ना? इफ लेटिंग आउट बिल्डिंग, लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग आपका ये बिजनेस है। यदि आप जो भी भाई प्रॉपर्टी रेंट पर देना, ये आपका खुद का बिजनेस है। अगर ऐसा करना आपका बिजनेस है, ये कैसे प्रूव होगा भैया? ये ऐसे प्रूव होगा भाई, ए बंदा ए है, उसने मार तमाम प्रॉपर्टी बना रखी है अलग अलग, मार तमाम प्रॉपर्टी, है ना? अब उसने इन सबको रेंट पर उठा रखा है। उसकी जो मेजर इनकम है, जब उसकी हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं 10 लाख की है, 10 लाख में 8 लाख की इनकम इसी से आ रही है। किससे? बिल्डिंग को रेंट पर देने से। तो भैया इससे क्या लग रहा है? इससे लग रहा है कि वो इसका बिजनेस कर रहा है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो इस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम नहीं आएगी, फिर कहां जाएगी? पीजीवीपी में। कहां जाएगी? पीजीवीपी में। क्यों? क्योंकि वो उसका बिजनेस है। भाई मैं सपोज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरा भाई प्रोफेशनली मैं प्रैक्टिस भी करता हूं। मेरी प्रोफेशनली इनकम सपोज मैं मान के चलता हूं 7 लाख की है। अब मेरी भैया बिल्डिंग भी है, वो मैंने रेंट पर उठा दी है, तो अब उससे मिलने वाला, चूंकि रेंट मेरा आ रहा है कितना? 2 लाख का। अब उससे मिलने वाला रेंट मेरी पीजीवीपी की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो तो मानी जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन अगर किसी का ये करना बिजनेस, जब मतलब ये करना मेन एक्टिविटी है उसकी, तो फिर वो क्या मानी जाएगी? पीजीवीपी की इनकम। बात समझ में आ गई भैया? सही भैया। सबलेट कहाँ जाएगा? सबलेट मैंने आपको बता दिया, अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी यूज हो रही है फॉर बिजनेस पर्पस, तो नॉट एन एचपी इनकम। ये क्या मतलब है भैया? ये समझ में ना आया ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट ये है कि भैया आपने एक बिल्डिंग खड़ी करी, सही है, अब इस बिल्डिंग का आप यूज कर रहे हो अपने खुद के बिजनेस के लिए। भाई मेरा ऑफिस का, भाई ये मेरी ऑफिस का बिल्डिंग है, ऑफिस की बिल्डिंग को मैंने रेंट पर तो दिया नहीं है, मैंने तो अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं। तो भैया आप अगर अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो तो इसको क्या मानेंगे हम? इसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उससे होने वाली इनकम आप पीजीवीपी में ले जा रहे हो। क्यों मानोगे आप हाउस प्रॉपर्टी? बात समझ आ गई भैया? इफ हाउस प्रॉपर्टी बिल्ड ऑन लीज होल्ड लैंड, हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये कह रहा है भैया आपने ना, जो जगह होती है भाई, जगह पे तो बिल्डिंग खड़ी होगी, अब वो जगह जो आप वो है वो आपकी खुद की नहीं है, वो आपने लीज पे ले रखी है। कौन सी? लैंड लीज पे रखा, उस पर बिल्डिंग खड़ी करी है। तो क्या तब भी बिल्डिंग पे होने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? जी हाँ, तब भी होने वाली इनकम कहाँ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगी, कहीं और नहीं आएगी। कंपोजिट रेंट, कभी कभी क्या होता है कि आप ना जब बिल्डिंग रेंट पे उठाते हो तो उससे मिलने वाली चीजें भी रेंट पे उठा देते हो, है ना? जैसे भाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ में कोई एसी लगा हुआ है, मार तमाम फर्नीचर है, तो वो भी आपने रेंट पर दे दिया। मिलने वाला रेंट था वैसे नॉर्मली 9,000 रुपए, क्योंकि उसमें काफी सारे आइटम लगे हुए थे, तो आपने वो किराया कितना कर दिया? 11,000 रुपए। इसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट रेंट। आपने बिल्डिंग तो उठाई, साथ में और भी कुछ आपने रेंट पर दे दिया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट रेंट। बात समझ में आई भैया? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल्डिंग एंड अदर सोर्सेज क्या मानी जाएगी आपकी? अगर देखो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप इसको सेपरेट कर सकते हो दोनों चीजों को, अगर आप इसको सेपरेट कर सकते हो कि मतलब आप अदर असेट से जो आपको इनकम हो रही है उसको सेपरेट कर सकते हो, और बिल्डिंग से जो इनकम हो रही है उसको सेपरेट कर सकते हो। तो भैया जो सेपरेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो जो बिल्डिंग से इनकम हो रही है वो कहाँ जाएगी भैया? अगर आप जो कंपोजिट रेंट है उसको अगर आप सेपरेट कर सकते हो, बिल्डिंग से होने वाली इनकम कहाँ जाएगी?
हाउस प्रॉपर्टी में। अदर असेट से होने वाली इनकम कहाँ जाएगी भैया? या तो पीजीवीपी में जाएगी या अदर सोर्सेस में जाएगी। बात समझ में आई? लेकिन आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते इसको सेपरेट। 11,000 रुपए आपको बिल्डिंग के अगेंस्ट मिल रहा है, साथ में आप असेट्स भी रेंट पे दे रहे हो, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो 11,000 रुपए की इनकम आपकी क्या मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है ना भैया? टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या है? टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस को आप क्या कर सकते हो? लेट आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लेट आउट मतलब रेंट पे दे सकते हो। क्या कर सकते हो? रेंट पर दे सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो? सेल्फ ऑक्यूपाइड से मतलब ये खुद भी उस बिल्डिंग में रह सकते हो, है ना? तो दोनों ही केस में इनकम क्या मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा। कंफ्यूजन ये, सर हमारे पेरेंट्स तो काफी साल से घर में रह रहे हैं, तो क्या मतलब उनको टैक्स देना पड़ेगा क्या? अब वो भी आगे देखते हैं, है ना? लेट आउट, देखो लेट आउट का तो समझ में आता है कि हमने अपनी बिल्डिंग रेंट पर दे दी, भाई उससे पैसा आ रहा है। लेकिन ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब समझ में नहीं आया सर। मतलब हम अगर उसमें खुद में रह रहे हैं तो अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पैसा तो मिला नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है। पढ़ते हैं भाई, उसको ही पढ़ते हैं, सही ना? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आप दो तरीके से यूज करोगे। एक तो रेसिडेंट पर्पस के लिए, मतलब वहां पे खुद रहोगे, या खुद का बिजनेस करोगे। खुद का अगर बिजनेस करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। अगर आप उसको रेसिडेंस करते हो, रहते हो उस पर, तो वह हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। सर मानी तो जाएगी लेकिन पैसा तो नहीं मिल रहा है। पैसा कहां से आएगा? सर पैसा नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बात करेंगे आगे कि यहाँ आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर आपकी जो रेसिडेंट एरिया है उसको हम अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले जाएंगे तो आपको एक बेनिफिट दिया जा रहा है। वो बेनिफिट क्या है हम लोग आगे बात करेंगे, है ना? कोई भी रेसिडेंट जो बिल्डिंग है आपकी, क्या है? बिल्डिंग है। हो सकता है भैया आपने वो फ्लैट बनवा रखी हो बिल्डिंग में, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। भाई एक आपने ढांचा खड़ा करा, एक लैंड है उस पर ढांचा खड़ा करा, तो मार तमाम फ्लोर बनवा लिए भाई, 3-4 फ्लोर बन गए। एक पे आप खुद रह रहे हो, तो आपने रेंट पे उठा दिए। ऐसा हो सकता है भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो भैया अगर 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 क्या कहते हैं, वन है रेसिडेंट क्या है? रेसिडेंट यूनिट जो आपकी, जैसे पूरा फ्लैट आपने 3-4 फ्लैट बनाए और सब में आप रह रहे हो, तो उसको क्या माना जाएगा? ओनली वन, और उसको पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंस माना जाएगा। लेकिन आपने पूरी बिल्डिंग खड़ी करी, ये बिल्डिंग खड़ी है, इसमें आप एक में तो आप रह रहे हो, बाकी सब आपने रेंट पे उठा दिए। तो भैया बाकी सब आपने रेंट पे उठा दिए, तो जो आप जिस पे आप खुद रह रहे हो वो तो माना जाएगा एक तरफ एक, और ये जो ऊपर वाली यूनिट है ये 3 यूनिट मानी जाएंगी अलग। मतलब आप कितनी यूनिट हो गई? 4 यूनिट। अब एक यूनिट नहीं रही, अब 4 यूनिट हो गई। अगर आप 2 बिल्डिंग में रह रहे हो, 2 बिल्डिंग में रह रहे हो सकता है कि आप भाई दो फ्लोर, आप ग्राउंड फ्लोर यूज करो, आप फर्स्ट फ्लोर यूज कर लो, बाकी के ऊपर वाले 2 रेंट पर दे, तो हो सकता है ऐसा। तो भैया जो 2 आपके पास में है फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंस, तो वो क्या माने जाएंगे? वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब वो 2 यूनिटें वन ट्रीट करी जाएंगी, वो 2 यूनिटें वन ट्रीट करी जाएंगी। लेकिन जो ऊपर की जो आपकी रेंट पर दे रखी है वो ट्रीट क्या करी जाएंगी? दोनों सेपरेट ट्रीट करी जाएंगी। बात समझ में आ गई भैया? क्लियर है? आगे बढ़े तो भैया वो यही है कि अगर मोर देन, अगर 1 यूनिट है, सिर्फ पूरा आप खुद ही यूज कर रहे हो, तो भैया उसको वन माना जाएगा। अगर मोर देन 1 यूनिट आपने कर रखी है, तो भैया जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जितना हिस्सा उसको 1 यूनिट माना जाएगा, चाहे 1 यूनिट करी हो चाहे 2 यूनिट करी हो। और जो आपने रेंट पे उठा रखी है उसको सेपरेट माना जाएगा। बात समझ में आ गई भैया? क्लियर है? आगे बढ़े भैया। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। अच्छा इसमें टैक्स कैसे निकालोगे? मेन तो भैया ये टैक्स निकालना। क्या जो रेंट आपको मिला उसको मान लें हम, रेंट उसको मान लें हम, उसी पे निकाल दे टैक्स, है ना? वो एक चीज ये भी है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। अगर ये कंसेप्ट एक्सपेक्टेड रेंट का ना आता तो लोग पता क्या करते? लोग ये करते, सर मुझे 12,000 मिलने हैं बस, मैं तो सर 12,000 में रेंट उठाया हुआ, किराया उठाया हुआ मैंने, मुझे इससे ज़्यादा नहीं मिलते। लेकिन एक्चुअल में कितने मिलना है? 40,000। कितने मिलना है? 40,000। तो गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है, गवर्नमेंट ने इसके लिए पूरा प्लानिंग कर रखा है कि भैया मानो या मत मानो हम तो इतना मानेंगे, मानो या मत मानो हम तो इतना ही मानेंगे। जैसे
आपने देखा होगा हाउस प्रॉपर्टी या कोई भी आप कैपिटल असेट्स को बेचते हो, इमूवेबल कैपिटल असेट्स को, तो आपने भैया कोई प्रॉपर्टी 10 लाख की बेची, सरकारी वैल्यू है 20 लाख की, तो गवर्नमेंट कहती है मानो या मत मानो हम तो 20 लाख ही मानेंगे, आपको तो टैक्स 20 लाख के हिसाब से देना पड़ेगा। इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी में भी, इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी में जो आप इनकम आ रही है ना, रेंट आ रहा है, मानो या मत मानो हम तो इतना ही मानेंगे। अगर जितना मानेंगे उससे ज्यादा मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, और अगर उससे कम मिल रहा है तो दिक्कत की बात है। तो गवर्नमेंट कह रही है कोई दिक्कत नहीं, आप मत मानो, हम तो इतना मानेंगे। आप कह रहे हो भैया हमें 10,000 महीने मिल रहे हैं, हम कहना है आपको 20,000 महीने के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो मानो या मत मानो हम तो 20,000 महीने ही लगाएंगे, आपको मिला या ना मिला हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। सर एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे कैसे, अभी देखते हैं भैया एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे। एक चीज और, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इस केस में हम लोग एनुअल वैल्यू निकालते हैं, हम ये कंप्यूटेशन कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं एनुअल वैल्यू की। तो एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है उस केस में एनुअल वैल्यू तो जीरो रहेगी, भाई पैसा तो कुछ आया नहीं है, तो जब पैसा ही नहीं आया तो एक्सपेक्टेड रेंट काय का, जब भैया आपने वो रेंट पे उठाया ही नहीं है तो एक्सपेक्टेड रेंट काय का। तो इस केस में क्या होगा भैया, निल, क्या माना जाएगा, निल। एक्सपेक्टेड रेंट, रेंट एट विच प्रॉपर्टी मे बी रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। सही है, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या है भैया, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है प्रॉपर्टी को रीजनेबली, मतलब रीजनेबली कितने पैसे उसके मिल सकते हैं अगर उसको रेंट पे उठा देंगे, एक्सपेक्टेड कितने पैसे एक्सपेक्टेड हैं, वो कैसे निकालेंगे भैया, वो ऐसे निकालेंगे, है ना। उस जगह का फेयर रेंट कितना है, फेयर रेंट कैसे निकालेंगे भैया, आपकी भैया कोई भी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं तो सिचुएटेड होगी, जैसे अगर हम बदायूं की बात करें, हाँ हाँ, तो नहीं मानेगी गवर्नमेंट, उतनी मानेगी गवर्नमेंट, जितनी माननी है उतने, प्रॉपर्टी का ही है। सर्किल रेट तो हो गया प्रॉपर्टी के केस में, हम देखेंगे यहाँ पे आप अगर रेंट पे दे रहे हो, रेंट के केस में क्या देखते हैं, फेयर रेंट। फेयर रेंट कैसे निकालोगे भैया, गवर्नमेंट को मालूम तो है ही कि यहाँ पे कितना रेंट चल रहा है ना। आप वहाँ पे लोया के क्या नाम है, श्री रामनगर में, श्री रामनगर में, मैं बदायूं से बोल रहा हूँ, तो श्री रामनगर में अगर लोगे आप प्रॉपर्टी, तो भैया श्री रामनगर में आपको पता है रेंट चल रहा है एक फ्लोर का 10,000 रुपये महीने, ठीक है। अब वहाँ पे कोई जो लैंड ओनर है या जो प्रॉपर्टी ओनर है वो कहते हैं भैया सर 2,000 में उठ रहा है, नहीं मानेगा, ऐसा थोड़ा नहीं होता है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं फेयर रेंट, निकालना पड़ता है उस लोकेलिटी में, भाई वो प्रॉपर्टी कितने में रेंट पे उठ रही है, उसे हम लोग कहते हैं फेयर रेंट। एक होता है म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल रेंट क्या होता है भाई, आपको पता होगा, आपकी जानकारी के लिए, कि आप लोग हाउस टैक्स पे करते हो, हाउस टैक्स जाता है, ये सबको याद है हाउस टैक्स। हाउस टैक्स किसी वैल्यू पे निकलता है, किसी वैल्यू पे निकलता है, वो कौन निकालता है, वो म्युनिसिपालिटी वाले देते हैं कि भैया आपकी वैल्यू पूरे साल की इतनी है, इस पर बना था टैक्स, है ना। तो वो जो उन्होंने वैल्यू दी रखी है वो वाली वैल्यू ले लो। एक तो वो वहां पर उस जगह पर कितने में उठना चाहिए, पहले वहां से वो वैल्यू ले लो, और एक म्युनिसिपालिटी पे जो आप टैक्स पे कर रहे हो जिस वैल्यू पर, वो वैल्यू ले लो। दोनों वैल्यू में देखो लोअर कौन सा है, दोनों वैल्यू में थोड़ा हायर कौन सा है, जो हायर निकल के आ जाएगा। भाई फेयर रेंट देखा कि वहां पे 10,000 महीने में उठ रहा है, लेकिन जो म्युनिसिपालिटी वैल्यू निकल के आई वो आई 8,000 रुपये महीने, तो भैया इन दोनों में हायर कौन सा है, 10,000 रुपये ले लिया हमने, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लेने के बाद में एक होता है स्टैंडर्ड रेंट। क्या होता है स्टैंडर्ड रेंट, एक हाई कोर्ट ने ना हर लोकेशन के लिए स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है कि भैया इसका रेंट ना इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये निकल के आई ना, ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड रेंट 8,000 रुपये है तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, 8,000। बात समझ में आई भैया, कितनी मानी जाएगी, 8,000। अगर स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 15,000 है, तो भैया क्या मानी जाएगी, इन दोनों में से लोअर कितना है, 10,000 रुपये। बात समझ में आ गई भैया, एक्सपेक्टेड रेंट समझ में आ गया कैसे निकला। मेन कहानी एक्सपेक्टेड रेंट की, बाकी कुछ बचा नहीं है इसमें, बाकी वैसे ये भी कुछ नहीं है, ये तो छोटे मोटे चैप्टर हैं, छोटी मोटी चीजें हैं। एक्सपेक्टेड रेंट समझ में आ गया भैया, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला हमने। पहले देखो फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट में, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू में जो एनुअली निकलती है, उसमें कौन सी वैल्यू हायर है, जो आपकी हायर निकल के आई उसका कंपेरिजन करो स्टैंडर्ड रेंट से, उसमें देखो दोनों में कौन सा लोअर है। अब आ जाओ, जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। क्या कहेंगे भैया, एक्सपेक्टेड रेंट। बात समझ में आ गई भैया, आगे बढ़े। ये तो आपकी आ गई एक्सपेक्टेड रेंट। अब देखो भैया होगा क्या, होगा ये, अगर एक्चुअल रेंट क्या है,
एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, अगर आपको पैसा ज्यादा मिला है जितना हम उम्मीद कर रहे थे, अगर आपको पैसा ज्यादा मिला है जितना हम उम्मीद कर रहे थे, तो उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। इसमें तो जितना पैसा आपको मिला वो क्या बनेगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मतलब आपकी क्या बनेगी वो एनुअल वैल्यू, क्या बनेगी एनुअल वैल्यू, जिसे हम लोग बेसिकली कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ में आ गई भैया? अगर आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा है, किससे ज्यादा है? एक्सपेक्टेड से, जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा है। डिपार्टमेंट कह रही है जितनी हम उम्मीद कर रहे थे, मतलब डिपार्टमेंट वाले जितनी उम्मीद कर रहे थे उससे रेंट आपको ज्यादा मिल रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। फिर तो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी मानिएगी भैया? एक्चुअल रेंट, है ना। लेकिन यहाँ पे दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये, उम्मीद तो हमारी थी 10,000, आप कह रहे हो हमें मिल रहे हैं 7,000। अच्छा, उम्मीद तो हमारी कितनी थी 10,000, आपको मिल रहे हैं कितने 7,000। मतलब इसमें हम 7,000 महीने लिखेंगे, यहाँ पे हम ना टोटल वाइज देखेंगे। उम्मीद तो हमारी ये थी कि तुम्हें टोटल मिलने चाहिए थे 2 लाख रुपए पूरे साल के, आप कह रहे हैं मुझे पूरे साल में मिलेंगे सर 1,40,000। अच्छा, ओहो 1,40,000 मिले हैं। कितने मिले हैं? 1,40,000। तो डिपार्टमेंट कह रही है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या ये ड्यू टू वैकेंसी है? क्या ये ड्यू टू वैकेंसी है? मतलब ड्यू टू वैकेंसी से मतलब ये कि क्या ये आपको 1,40,000 मिले इसकी वजह आपका पूरे साल में किराए पर ना उठना है? नहीं समझे भैया? 1,40,000 जो आपके पूरे साल में मिले हैं, क्या इसकी वजह आपका वो बिल्डिंग पूरे साल में ना उठने की वजह से ऐसा है? अगर उस वजह से ऐसा है, यस, हाँ सर 1,40,000 तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा पूरी साल रेंट पर नहीं उठ पाया था, इसलिए 1,40,000 है। वैसे तो ज्यादा होता, अगर पूरे साल ये क्या होता, पूरे साल रेंट पर देते तो पैसा ज्यादा मिलता। तो अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें मान लेते हैं कि आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल रेंट। बात समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत? लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है, 1,40,000 आपकी वैकेंसी की वजह से नहीं है, आपको पैसा मिला ही कम है। पैसा अगर कम मिला है ना तो डिपार्टमेंट कह रही है ना बाबा ना, हम तो भैया फिर तो 2 लाख ही मानेंगे। क्या मानेंगे? 2 लाख ही मानेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई भैया? ये एक पॉइंट है जो मेन पॉइंट है इस पूरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। बात समझ में आ गई भैया? आगे बढ़े। अब भैया ये आप निकालोगे कैसे? आपको निकालना पड़ता है प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट, ये निकालना पड़ेगा, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे कि भैया जो हमें ऐसा तो नहीं है कि भैया हमें रेंट वैकेंसी की वजह से मिला, रेंट वैकेंसी की वजह से मिला है ना। तो कैसे निकालोगे भैया? फॉर द पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी वाज लेट आउट इंक्लूडिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे, इसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। ये किस पीरियड के लिए निकालोगे? ये जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे, ये निकालोगे आप लेट आउट पीरियड के लिए, लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड, इन दोनों पीरियड को जोड़ लो। इन दोनों पीरियड के लिए आप क्या निकालोगे? प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। अभी आपने एक्सपेक्टेड रेंट तो निकाल लिया था, मैंने आपको ऊपर बता दिया था एक्सपेक्टेड रेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई? एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, उन दोनों में जो हायर है, फिर हम उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करते हैं, उन दोनों में जो लोअर है। एक्सपेक्टेड रेंट तो आ गया। अब सर ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट था वो कितने साल का, कितने महीने का है भाई? 12 महीने का। 12 महीने का है ना। आपको कितने महीने का निकालना है भैया? हमको निकालना है वो जो बिल्डिंग है लेट आउट कितने महीने रही, वो जो बिल्डिंग है सेल्फ ऑक्यूपाइड कितने महीने रही, इतने का निकालना है हमारे लिए। क्योंकि गवर्नमेंट कहता है अगर आप उस घर में खुद रह लिए जाके, पहले आपने 2 महीने किराए पे उठा जा, है ना, फिर 8 महीने 10 महीने खुद रह लिए जाके, तो गवर्नमेंट कह रही है इधर आओ, फिर हम क्या मानेंगे? हम तो ये मानेंगे कि पूरे साल उठा। हमसे मत कहना, फिर कहने का मतलब ये है, ये टैक्स प्लानिंग कर लेना भैया। टैक्स प्लानिंग ये है या तो उसे उठाना मत ही, और उठाना तो पूरा उठाना साल पूरे। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि भैया अगर आपने 1 महीने भी किराए पे उठा दिया तो हम ये मानेंगे वो पूरे साल किराए पे उठा है। हम ये नहीं मानेंगे कि वो 2 महीने किराए पे उठा है। या तो आप ये कह दो कि वो सर वेकेंट रहा सर, वो उठा ही नहीं, 2 महीने उठा, उसके बाद वो कुछ हुआ ही नहीं, वहां पे कोई रहे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई है। लेकिन आप वहां पे खुद जाकर रह लिए
तो रह लिए तो फिर डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, डिपार्टमेंट तो ये मानेगा पूरे साल ये उठा है। बात समझ में आई भैया? क्लियर है? कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया कोई भी प्रॉपर्टी भाई 8 महीने लेट आउट रही और 2 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रही, तो हम लोग प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने निकालेंगे? 10 महीने का। कैसे निकालोगे भैया? अगर पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 1,20,000 रुपए। कितना है भैया? 1,20,000 रुपए। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? इसको डिवाइड बाई करो, डिवाइड बाई करो 12 से, मल्टीप्लाई बाई करो 10 से, 10 से कर लोगे, क्या आ जाएगा आपका? प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। वो कितना आ रहा है प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट? कितना आएगा भैया? आपका 1,00,000 रुपए। क्या ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आया, ये समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आ गया भैया? प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आया, ये समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आ गया भैया। अगर आपका एक्चुअल रेट, एक्चुअल आपको जो रेंट मिला है, एक्चुअल जो आपको पैसा मिला है, एक्चुअल जो आपको पैसा मिला है, वो किससे ज्यादा है? प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा पैसा मिल गया आपको, तो क्या माना जाएगा ये कि जो भैया आपका जो टोटल पैसा मिला है ना, टोटल पैसा मिला है, जब हम टोटल का कंपैरिजन कर रहे थे तो इसका और जो डिफरेंस आ रहा था एक्सपेक्टेड रेंट में और एक्चुअल रेंट में जो डिफरेंस आ रहा था, डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस आ रहा था उसको हम मानेंगे भैया ये ड्यू टू द वैकेंसी है, वैकेंसी की वजह से तुम्हें रेंट कम मिला है। वैसे तो आई थिंक शायद तुम्हें ज्यादा मिलता, तो इस केस में क्या मानोगे भैया? इस केस में आपका जो क्या नाम है एक्चुअल रेंट जो आपको मिला है, एक्चुअल रेंट मिला, वो आपका क्या माना जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ में आ गई भैया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये बात मुझे लगता है कि शायद सबको समझ में आ गई। अरे ये समझ में आई, इसको ना एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ना, तब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल है, ये सर, ये सेकंड एग्जांपल देखो। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 26,000 रुपए। एनुअल रेंट, ये वो रेंट है जो आपको मिला है 36,000 रुपए। फेयर रेंट कितना है भैया? 28,000 रुपए। स्टैंडर्ड रेंट कितना है भैया? 35,000 रुपए। अनरिलाइजेबल रेंट कितना है? 9,000 रुपए। पीरियड ऑफ वैकेंसी कितना है? 2 महीने। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक समझ आ गई चीजें? अब पहले आप कंपैरिजन करो, पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है भैया? 26,000 रुपए। फेयर रेंट कितना है? फेयर रेंट देखो भैया 28,000 रुपए। इन दोनों में हायर क्या है? 28,000 रुपए। इसका कंपैरिजन किससे करना है? इससे किसका कंपैरिजन करना है? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 35,000 रुपए। इन दोनों में लोअर कौन सा है? 28,000 रुपए। तो 28,000 रुपए ये कि आपका क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट। बात समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत? अब हमें एक्सपेक्टेड रेंट का क्या निकालना है? प्रोपोर्शनेट रेंट। क्यों निकालना है भैया? क्योंकि 2 महीने क्या रहा है? वीकेंट रहा है। क्या रहा है? वीकेंट रहा है। तो भैया 28,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होगा ना, कितना आ जाएगा भैया? इसका निकल के आएगा 23,333 रुपए। बात समझ आ गई? इसको हमें किससे कंपैरिजन करना है? 23,333 को कंपेयर करो भैया आप अपने, आपको जो रेंट मिला है, जो रेंट मिला है, कितना रेंट मिला भैया? एनुअल रेंट कितना आपका? 36,000 रुपए। कितना है? 36,000 रुपए। एक मिनट को, हाँ, एनुअल रेंट कितना है? 36,000 रुपए। ये 36,000 कितने महीने का है भैया? 12 महीने का है ना, डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 महीने तो रेंट उठा है। कितना हो गया भैया आपका? 12 3 36, 30,000 हो गया। कितना हो गया? 30,000। 30,000 क्या हुआ है आपको? 30,000 आपका मिला है 10 महीने का। 30,000 रुपए 10 महीने का रेंट हो गया, जिसमें से 9,000 रुपए मिले ही ना है। एक तो 2 महीने खाली रहे, एक तो 2 महीने खाली रहे, ऊपर से खाली होने के बावजूद भी वो 2 महीने वो और रेंट 3 महीने का देके भी ना गया। करम जला, 9,000 रुपए वो देके भी ना गया। कितने बचे भैया? 21,000 रुपए। आपको एक्चुअल में कितने मिले? 21,000 रुपए। अब भैया इसको 21,000 से कंपैरिजन करो जरा, इन दोनों में हायर क्या है? हायर है प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट है। कौन है? प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। ऊपर हमने क्या करा था भैया? अगर प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है, एक्चुअल रेंट ये अगर ज्यादा होता, किससे ज्यादा होता? प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट से। तो हम मानते हैं ये ड्यू टू द वैकेंसी है, लेकिन यहां पे उल्टा हो गया। यहां पे क्या है भैया? यहां पे आपका प्रोपोर्शनेट रेंट ज्यादा है, प्रोपोर्शनेट रेंट ज्यादा है आपके एक्चुअल मिलने से, तो ये ड्यू टू द वैकेंसी नहीं है। तो भैया अगर ड्यू टू द वैकेंसी नहीं है तो हम, मैंने आपको क्या बताया, क्या माना जाएगा भैया? ये इस केस में हम लोग जो एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकल के आया था भैया? 28,000 रुपए।
28,000 को क्या मान लेंगे भैया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ में आई? किसको नहीं आई ये बात समझ में भैया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर ये होता 25,000 रुपए तो भैया आपको एक्चुअल में कितना मिला, 25। तो भैया आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 28,000 रुपए, एक्चुअल में कितना मिला, 25। तो क्या मानते हैं आप, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 25,000 रुपए। कितनी मानते हैं, 25,000 रुपए। बात, हाँ, ये तब है जब आपका एक्चुअल रेंट प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तब क्या मानोगे आप, एक्चुअल रेंट को क्या मानोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत? हाँ, 21,000। हाँ, ये 21,000 बैठा था, इसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल आपको कितना पैसा मिला, 21,000 मिला, है ना, क्योंकि वो 30,000 तो 10 महीने किराया हो गया, 9,000 कर्मचारी ने दिए नहीं। हाँ, कंसीडर 28,000 होगा, है ना, कंसीडर नहीं। अगर नहीं, अगर 28,000 से ज्यादा होता तो भैया आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा है, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नहीं, 29,000। फिर गवर्नमेंट कभी भी एक्चुअल से, देखो ये जो बात आ रही है ना, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये तब कर रहे हैं जब आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। वहां पे अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। फिर तो ज्यादा वाला, फिर तो उसमें कोई भैया आपको पैसे ज्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट कहेगी बहुत अच्छी बात है। अब वो आपने वो ज्यादा रुपए आपको मिले, 3 लाख मिले, वो आपने 10 महीने उठाया, लेकिन गवर्नमेंट में कह रही है पूरे साल का मानते 2,40,000। अब गवर्नमेंट कह रही है 2,40,000 मानते पूरे साल का, आपको 3 लाख मिलना है 10 महीने के। गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 3 लाख रुपए हो गया, दैट्स इट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। गवर्नमेंट को भाई ये जो पूरी कैलकुलेशन हो रही है, ये तो तब हो रही है जब आपका क्या है, आपका एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, तब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है ना। गवर्नमेंट को डाउट है, कंफ्यूजन है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, है ना भैया। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, स्पेशल पॉइंट है, हम लोग निकालेंगे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगी मैंने आपको बता चुका, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वैसे ही जो मैंने अभी सब फंडे बताते उससे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाती है। आ गई भैया आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से आप लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्स, क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स वो वाला लेस होगा जो एक तो ओनर ने पेमेंट कराओ पहली चीज, और कैश में उस साल पेमेंट कर दिया हो। अब वो कितने भी साल का कराओ उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि 20-21 में अगर उस प्रॉपर्टी के ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स कुछ भी पेमेंट कराओ, कितना भी पेमेंट कराओ, वो लेस आपका जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसमें से लेस हो जाएगा। बात समझ में आ गई भैया, क्लियर है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस क्या हो जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स। जो वैल्यू आ गई उसे हम लोग कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। क्या कहते हैं, नेट एनुअल वैल्यू। बात समझ में आ गई भैया। आपका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू था, सपोज 1,20,000 था, आपने पूरे साल में एक्चुअल में म्युनिसिपैलिटी टैक्स के नाम पर 20,000 दे दिए, किसने, ओनर ने। आपका एनएवी कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है, एनएवी कितना हो गया, 1 लाख रुपए। बात समझ में आ गई भैया, बात समझ में आ गई। एनएवी नेट एनुअल वैल्यू, ये जो 20,000 रुपए म्युनिसिपैलिटी टैक्स है ये तब घटाओगे जब ये एक्चुअल में पेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्चुअल में पेड हो जाएगा बाई ओनर के द्वारा। किसके द्वारा, ओनर के द्वारा। बात समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े। अब जो म्युनिसिपैलिटी टैक्स है उसको किसी भी नाम से कह लो आप, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से कह लो, लोकल टैक्स के नाम से कह लो, हाउस टैक्स के नाम से कह लो, किसी भी टैक्स के नाम से कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये परसेंटेज बेस है तो परसेंटेज बेस भी आप म्युनिसिपल वैल्यू पे निकाल सकते हो। क्लियर है भैया, बात समझ आ गई भैया यहां तक। अब एक पॉइंट हम लोग और पढ़ेंगे, अनरिलाइजेबल रेंट। अनरिलाइजेबल रेंट, अनरिलाइजेबल रेंट, ये क्या रेंट है भैया। अनरिलाइजेबल से तक क्या लग रहा है आपको, आपने जो एक बिल्डिंग थी ना, बिल्डिंग ये रेंट पे उठाई, तो रेंट पे तो उठाई, लेकिन जो आपका टेनेंट था वो पैसा नहीं दिया, वो पैसा बिगड़ दिए भाग गया। तो भैया उठा तो रेंट पर, लेकिन पैसा नहीं मिला। अगर पैसा नहीं मिला तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनरिलाइजेबल रेंट। क्या कहते हैं, अनरिलाइजेबल रेंट। तो भैया अनरिलाइजेबल रेंट के केस में क्या हो जाएगा भैया, रूल 4 कह रहा है अनरिलाइजेबल रेंट तब तक नहीं घटेगा, तब तक
नहीं घटेगा। कब तक नहीं घटेगा भैया? ये तब तक नहीं घटेगा जब तक कि ये बोनाफाइड ना हो। ऐसा नहीं है कि फर्जी वाला चल रहा है, बोनाफाइडली ये वो भाग गया। क्या बोनाफाइडली भाग गया या भगा दिया गया? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो डिफॉल्टेड टेनेंट है उसको क्या कर दिया? उसको या तो निकाल दिया, या तो उसको निकाल दिया। वो पैसा तो दे नहीं रहा, आपका पैसा तो दे नहीं रहा है, उसको आपने क्या कर दिया? निकाल दिया। या आपने एक जो भैया जो आपके स्टेप होते हैं उसको वेकेंट करवाने, खाली करवाने के जो रीजनेबल स्टेप होते हैं वो आपने ले लिए कि भैया तुम बाहर निकलो, तुम रेंट तो दे नहीं रहे हो यार, बाहर निकलो तुम। या तो आपने उसको निकाल दिया या आपने उसके अगेंस्ट में रीजनेबल स्टेप ले लिए हैं। पहली चीज। तीसरी चीज ये है, एक ही बात याद रखना भैया, फिर आप जो उसको निकालोगे अपने पहले हाउस से या जो भी आपके पास में हाउस है, फिर आप दोबारा उसको किसी दूसरे हाउस में अपनी जगह, ऐसा थोड़ी नहीं आपने एक हाउस से निकाल दिया दूसरे हाउस पर रेंट पर दे दिया उसे, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तो फिर आप उसको रेंट पर भी दूसरी जगह नहीं दोगे। चौथी चीज आपने उसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी हूं। कौन सी प्रोसीडिंग? लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी हूं। और अगर आप कह रहे हो भैया मैं लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करूंगा सर, इतना तो रेंट ही नहीं है। अगर मैंने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करी सर, मेरे 15,000 खर्च हो जाएंगे और मेरा वो रेंट कितना मारे बैठा है 5,000 का। 5,000 के चक्कर में 15,000 क्यों? तो मत खर्च करो। तो मतलब ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो भैया ये अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, देन मैंने आपको बताया अनरिलाइजेबल रेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अनरिलाइजेबल रेंट आपके एक्चुअल रेंट में से रिड्यूस हो जाएगा, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बात समझ आ गई भैया? बात समझ आ गई भैया? वन प्लॉट अगर वो मल्टीपल फ्लैट्स में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया भी था, अगर एक प्लॉट है पूरा उस पर बिल्डिंग खड़ी है, वो क्या है? मल्टीपल फ्लैट में है। मल्टीपल फ्लैट में है, जो भी आपके फ्लैट है, जितने फ्लैट को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज कर रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद के लिए यूज कर रहे हो, टोटल क्या माने जाएंगे? कंसीडर एज अ वन हाउस, कंसीडर एज अ वन हाउस। लेकिन अगर आपने बिल्डिंगे रेंट पे उठा रखी है, रेंट पर उठा रखी है, तो क्या मानेगा भैया? जो रेंट पे पोर्शन उठा रखा है उसको क्या मानेगा? सेपरेट ट्रीट कराएगा। क्या कराएगा? सेपरेट ट्रीट। बात समझ आ गई भैया? अब बात करते हैं डिडक्शन सी। अभी आपने क्या निकाला? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से लेस क्या करा था? म्युनिसिपल टैक्स करा था। क्या आ गया आपका नेट एनुअल वैल्यू। क्या इस पे टैक्स लगा दें? क्या इसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान लें? अब आप चिल्ला इसलिए पड़े सर नहीं मान सकते इसको। क्यों? हम खर्चा भी तो बहुत सारा करते हैं, हम रिपेयर में, मेंटेनेंस में, पेंटिंग में, डेंटिंग में बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो नहीं घटाओगे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसा है, अपने खर्चे मत लेके आओ। अगर आप अपने खर्चे लेके आओगे तो आप कहोगे मेरा तो सर पूरा खर्च हो गया, बचा तो मुझे कुछ है ही नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही है रुक जाओ, हम कितना मानेंगे? हम मानेंगे सिर्फ 30%। किसका? एनएवी का। एनएवी का 30% की आपको डिडक्शन फ्लैट रेट से मिल जाएगी। अब मत कहो नॉट इफ एंड बट, ओनली जट से मतलब ये है कि भैया आप मत कहना कि कितना खर्चा हो गया, खर्चे से हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारे हमें खर्चे से कोई मतलब नहीं है, हम कोई खर्चा कंसीडर नहीं करेंगे। हम तो आपको सीधे 30% का फ्लैट रेट से बेनिफिट दे रहे हैं। दैट्स इट। बात समझ आ गई भैया? क्लियर है? 30,000 सीधे 70,000 रुपए का आपका क्या मानेगा? इस पे आपका टैक्स लगेगा। लेकिन एक बेनिफिट और मिलेगा, लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। ये पैसा वो पैसा है जो आपने उस बिल्डिंग को खड़े करने के लिए लिया हुआ है, या तो परचेस करने के लिए लिया है, या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया है, या रिनोवेशन करने के लिए लिया है। तो अगर इस तरीके का है तो क्या होगा भैया? मैंने आपको बताया, अगर इस तरीके का रेंट है, अगर आपने लोन लिया हुआ है इन काम के लिए, किसको? बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो रेंट का बेनिफिट भी, इंटरेस्ट का बेनिफिट भी हम आपको अलग से दे रहे हैं। 30% फ्लैट रेट से तो दे ही रहे हैं, साथ में हम आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग भी दे रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग क्या होना चाहिए? उस बिल्डिंग के लिए, उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, लिखा है ना, देखो भैया लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रिनोवेशन। मिल जाएगा भैया। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन किसी से भी लो, फ्रेंड, फैमिली,
बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। यहाँ पे जब हम म्युनिसिपैलिटी टैक्स पढ़ रहे थे, तो म्युनिसिपैलिटी टैक्स में मैंने कहा था भैया ये एक्चुअल में पेमेंट हो जाना चाहिए, यहाँ पेमेंट की कोई कंडीशन नहीं है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट ड्यू भी हो गया ना, तो अभी वो क्या माना जाएगा भैया, तो अभी वो आपको उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। बात समझ में आई? पेनाल्टी इंटरेस्ट, आप क्या कर रहे हो, आपने ना इंटरेस्ट समय पर नहीं दिया गवर्नमेंट को, ये जिसको भी देना था, उस पर बैंक वालों ने क्या लगा दिया, पेनाल्टी। तो अगर इंटरेस्ट पे पेनाल्टी लग गई तो उस पेनाल्टी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बात समझ में आई भैया? इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन, आपका एक पुराना लोन चल रहा था, उसको पेमेंट करने के लिए, उसको चुकाने के लिए आपने दूसरा लोन ले लिया, तो जो फ्रेश लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सर बात समझ में आ गई सब कुछ है? अगर आप इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हो ना, आउटसाइड इंडिया, सर अगर हम लोन बाहर से लें, आउटसाइड इंडिया से लें, तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि भैया उस पर टीडीएस कट जाना चाहिए, है ना, उस पर टीडीएस कट जाना चाहिए। टीडीएस कटेगा तब मिलेगा, टीडीएस नहीं कटेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। लिमिट क्या है भैया? अगर आपने वो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट कर रखी है, या तो वो लेट आउट मान ली गई। ये डीम टू बी लेट आउट क्या है? ये डीम टू बी लेट आउट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये बताऊं क्या है? ये है कि पहले, अभी अमेंडमेंट हो गया, पहले क्या था कि पहले आपके नाम पे ना 4 घर हैं। क्या है? एक गोवा में है, गोवा में है, किसी का एक हरिद्वार में है, एक दिल्ली में पड़ा हुआ, एक नोएडा में पड़ा हुआ है, 4 जगह घर है। अब चारों जगह तो बंदा रहेगा नहीं, है ना, चारों जगह तो रहेगा नहीं, चारों जगह थोड़ी नहीं कह सकते हो सर मैं चारों रेसिडेंशियल हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है चारों को हम रेसिडेंशियल नहीं मानेंगे, एक को रेसिडेंशियल मानेंगे। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, किसी को ही मान लो, इन चारों में से किसी को ही मान लो रेसिडेंशियल, सबको हम रेसिडेंशियल नहीं मानेंगे। आप कितना भी चिल्लाते रहो सर ये रेंट पे है, सर मैं 1 महीने यहाँ रहता हूँ, 1 महीने यहाँ रहता हूँ, 1 महीने यहाँ रहता हूँ, 1 महीने रहता हूँ। गवर्नमेंट की ना बाबा ना, इन चारों में से एक को मान ले क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी तीनों क्या माने जाएंगे, रेंटेड। तीनों क्या मानेंगे, रेंटेड। इसे हम लोग कहते हैं डीम्ड लेट आउट। क्या कहते हैं? डीम्ड लेट आउट। डीम्ड मतलब मानो या मत मानो, हम तो मानेंगे कि ये क्या है, डीम्ड लेट आउट हैं। अब क्या हुआ अचानक से, आपको पता भी होगा शायद जानकारी के लिए, कि भैया प्रॉपर्टी में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, क्योंकि भैया अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते तो वो डिपार्टमेंट कह रही है उस पर हम क्या लगाएंगे, रेंट पे टैक्स लगाएंगे। एक तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, ऊपर से रेंट दो, वो रेंट पे टैक्स दो, खामा को मिल भी नहीं रहा है, लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदना बंद कर दिया। त्राही हो गई किसमें, कंस्ट्रक्शन में। मतलब डीएलएफ वालों का आपने सुना होगा, डीएलएफ में, और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो कंस्ट्रक्शन एरिया में काम कर रही थी, हाउस बना के बेच रही थी, उनका बिजनेस ठप हो गया। प्रॉपर्टी में लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तो अच्छा, दो बहुत सी काफी सारी वजह थी, उसमें काफी सारी वजह है लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। एक वजह ये थी कैश सिस्टम, कैश, है ना। पहले एक तो कैश था, पहले कैश में प्रॉपर्टी खरीद लेते थे आप। आज के टाइम में आप कैश में प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हो, तो इसलिए लोगों के पास कैपिटल है नहीं। पैसा तो है सर, लेकिन नंबर 2 का नहीं, नंबर 2 का है, नंबर 1 का नहीं है। अब प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते भैया, है ना। जब तक पैसा कौन सा, कैपिटल पैसा नहीं है, तब तक आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो भैया लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो क्या होगा, धड़ाम से सब कंपनियां गिर गई नीचे, और फ्रॉड भी हो रहे थे वही कंपनी में, ये भी एक रीजन था। काफी सारी चीजें, तो डीएलएफ वगैरह जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी वो सब क्या हो गई, बंद सी हो गई, है ना। तो भैया डीम्ड लेट आउट का मतलब समझ आ गया होगा। सीधा फंडा ये है, अगर भैया प्रॉपर्टी क्या है, लेट आउट है और डीम टू बी लेट आउट है, उस केस में इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट बनता है ना पूरे साल का, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अब समझ में आया, यहां पे समझ में आ गया होगा सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड में पैसा तो मिल नहीं रहा है, तो सर ये क्यों मानना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सिर्फ आपको बेनिफिट देने के लिए, इंटरेस्ट का, कि आप अपने इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लो। क्योंकि भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट पे तो उठा नहीं है, पैसा तो कोई आया नहीं,
एनएवी तो जीरो है। अब एनएवी चूंकि जीरो है, एनएवी जीरो है, उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉस। और लॉस का बेनिफिट कहां ले लोगे आप, अपनी इनकम में से, अपनी इनकम में से। इसीलिए इसीलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को क्या माना जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिर्फ आपको बेनिफिट देने के लिए, ये आपका नुकसान नहीं है, ये टैक्स पेयर का नुकसान नहीं है, टैक्स पेयर का फायदा है। कहीं से फायदा है, मैंने आपको बताया ना, इंटरेस्ट की। अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ना मानता तो क्या होता, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अभी आपने जो इंटरेस्ट दिया उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, आपकी इनकम कम हो जाएगी। बात समझ आई भैया। लेकिन चूंकि यहां पर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो गवर्नमेंट ये तो कह नहीं सकती है कि बेटा जितना चाहे ले ले, जितनी चाहे उतनी ले ले, ऐसा थोड़ी नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है अगर चूंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बेनिफिट तुम्हें दे रहे हैं हम, इसलिए अगर प्रॉपर्टी, अगर अदर केस है, अगर आपने लोन कब लिया हुआ है, 1/4/1999 के बाद लिया है। किसके बाद लिया भैया, 1/4/1999 के बाद लिया हुआ है। तो भैया अगर 1/4/1999 के बाद लिया हुआ है ना, तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए हम आपको बेनिफिट देंगे, रिनोवेशन के लिए बेनिफिट नहीं देंगे। रिनोवेशन के लिए ये वाली लिमिट नहीं आएगी, मतलब आपको 2 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स इंटरेस्ट का। किसका मिलेगा, 2 लाख तक का। बस रिनोवेशन के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर रिनोवेशन के लिए या अदर केस है तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट का सिर्फ 30,000 का। कितने का मिलेगा, 30,000 का। बात समझ में आ गई भैया, कितने का बेनिफिट मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आपने लोन कब लिया है भैया, लोन लिया है आपने 1/4/1999 के बाद, और आपने वो प्रॉपर्टी भी कंप्लीट कर ली। कितने टाइम में, 5 साल में। कौन से ईयर से, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लोन वाज टेकन। जिस साल आपने लोन लिया कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, उस साल के एंड से 5 साल के अंदर अगर प्रॉपर्टी आपने कंस्ट्रक्ट कर ली, क्या कर ली, कंस्ट्रक्ट कर ली। अगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर ली और आपने जो लोन लिया हुआ है वो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लिया हुआ है, परचेज पर्पस के लिए लिया हुआ है, तो इस केस में आपको 2 लाख तक का, कितने का बेनिफिट देंगे हम, 2 लाख तक के इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बात समझ आ गई है। प्री प्लस पोस्ट मिला के, प्री प्लस पोस्ट मिला के, ये प्री और पोस्ट क्या मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। प्री और पोस्ट 2 इंटरेस्ट होते हैं, प्री और पोस्ट। क्लियर है। अब ये बात समझ आ गई। अगर इन दोनों में, इन सब में से कोई भी कंडीशन पूरी ना हुई तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में कितना डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की, सिर्फ 30,000 रुपए की। कितने की मिलेगी, सिर्फ 30,000 रुपए की। कितने की, 30,000 रुपए की। बात समझ आई, क्लियर है, क्लियर है भैया। हाँ तो 10-15 मिनट में खत्म ही कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, टेंशन लो, कोई दिक्कत नहीं। 10-15 मिनट में ये चैप्टर खत्म ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देखते हैं, मैंने आपको बताया प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। प्री एक्विजिशन पीरियड और, अच्छा बोला, देखो भैया मैंने आपको बताया अगर आपने जो लोन लिया हुआ है उस लोन का यूज कहां पे हो रहा है, उस बिल्डिंग के लिए हो रहा है जहां पर आप वो बिल्डिंग आपने रेंट पर दे रखी है, या तो लेट आउट एक्चुअल में कर रखी है या उसको हमने डीम टू बी लेट आउट माना है। तो इस केस में इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी इंटरेस्ट की डिडक्शन ले लो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, क्या कर रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, और अगर उसने लोन लिया हुआ, कब लिया हुआ है, 1/4/1999 के बाद अगर उसने लोन लिया है, 1/4/1999 के बाद अगर लोन लिया हुआ है, तो भैया उस केस में क्या होगा भैया, उस केस में, और लोन किसके लिए लिया हुआ है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन और परचेज पर्पस के लिए लिया हुआ है, तो उस केस में आपको बेनिफिट देंगे हम कितने का, 2 लाख के इंटरेस्ट का, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, अगर ये सब कंडीशन पूरी है। लेकिन एक चीज और है, आपका अगर आपने कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लिया हुआ है तो आपका कंस्ट्रक्शन 5 साल में हो जाना चाहिए। कब से 5 साल में, जब आपने जिस साल आपने लोन लिया उसके एंड के 5 साल से, उसके एंड से 5 साल हम लोग गिनेंगे। यदि आपने लोन लिया हुआ है, यदि आपने लोन लिया है, कब लिया है भैया, यदि आपने लोन लिया, मान के चल रहे हैं 1/4/2018 को लिया है, सही है। इसका एंड कब होता है, 31/3/2019, तो 31/3/2019 से हम लोग 5 साल गिनेंगे, सही है, 5 साल गिनेंगे, मतलब 2024 तक, 31/3/2024 तक यदि आपने अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया और ये ऊपर वाली सब कंडीशन पूरी हो गई, तो आपको मिनिमम मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन देंगे हम, किसकी, इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग पर। बात समझ में आ गई भैया। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो भैया ये आ जाएगा फिर अदर केस में, फिर कितने मिलेगा डिडक्शन, 30,000 रुपए का। कितने का मिलेगा, 30,000 रुपए का। बात समझ आ गई भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देखो अगर आपका रेंट पे उठा हुआ है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सब पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ले लो। एक चीज और, यहाँ पे ये जो 2 लाख रुपए हैं या 30,000 रुपए हैं, ये यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, इसमें प्री और पोस्ट दोनों है, प्री प्लस पोस्ट। अब ये प्री पोस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, प्री पोस्ट समझ लो आप। इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड,
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से मतलब क्या है भैया, आपने 31/5/2016 को लोन लिया, सही है। बिल्डिंग बन के खड़ी कभी हुई है 31/3/2019 को। बिल्डिंग कब से बन खड़ी हुई है, एक मिनट, बिल्डिंग कब से खड़ी हुई है, हाँ बिल्डिंग जो आपका स्टार्ट हुआ है वो हुआ है, एक मिनट ये चप्परी है, हाँ बिल्डिंग सपोज आप मान के चलो, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से दे रहा हूँ। बिल्डिंग जो आपका बिल्डिंग का जो पीरियड खत्म हुआ है, बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो गई है आपको, वो प्रीवियस ईयर हो गई है आपके 19-20 में। कब है, 2019-20 में। और डेट क्या है इसकी, डेट है भैया 1 अगस्त 2019। 2019 को आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, कंप्लीट। अब बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई है। तो भैया जब तक बिल्डिंग बन रही थी 2-3 साल जो भी बिल्डिंग बनी, उस साल में तो कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी नहीं है। जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी नहीं है तो रेंट इंटरेस्ट का भी डिडक्शन आपको नहीं मिला होगा, तो वो रह गया होगा। तो भाई वो आपको रेंट का डिडक्शन, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तो एक काम करो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानेंगे कब से, क्योंकि 1/8/2019 को आपका बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है। तो भैया बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है ना, तो भैया इसका जो प्रीवियस ईयर एंडिंग है वो कौन सा है भैया, 31/3/2019। तो इस डेट तक हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को इंक्लूड करेंगे। इसके जो बाद वाला पीरियड है, चूंकि वो भैया करंट ईयर में आ गया ना, तो करंट ईयर में तो हम उसको डिडक्शन दे ही देंगे, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें तो मेन पिछले वाले की है, तो पिछले वाले तक का मतलब जो आपका जब भी आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके जस्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, जस्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उस डेट तक क्या है, एंडिंग पॉइंट है किसका, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। किसका एंडिंग पॉइंट है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो भैया जब भी आपकी प्रॉपर्टी बनके तैयार हो गई, कंस्ट्रक्ट हो गई है, उस प्रॉपर्टी के उस साल के जस्ट पिछले वाले साल तक का जो एंड पॉइंट है, जैसे इस केस में एंड पॉइंट क्या है, 31/3/2019, इस डेट तक हम क्या मानेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो जब भी आपने लोन लिया 30/5/2016 से लेके 31/3/2019 तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या मानेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हम एक बार में नहीं देंगे आपको, एक बार में नहीं देंगे। जितना भी आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा उसको डिवाइड बाय क्या करोगे, 5 से। क्या करोगे, 5 साल से। आपको 5 साल तक इसका बेनिफिट दिया जाएगा, इकट्ठा बेनिफिट नहीं देंगे। सर बात समझ आ गई, आगे इसका एडजस्टमेंट होगा, क्लियर है। जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो तो आपको करंट ईयर मिल जाएगा, लेकिन जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो आपको 5 साल में दिया जाएगा। बात समझ आ गई भैया, कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन इसमें, लिखा हुआ भी है, इंटरेस्ट फॉर पीरियड अप टू प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इन विद द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, पीरियड आफ्टर प्री कंस्ट्रक्शन, इसको क्या मानेगा भैया, इसको तो हम उसमें डिडक्शन मिल ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, है ना। हाँ, इंटरेस्ट इंक्लूड्स सर्विस फीस या अदर चार्जेस लाइक ब्रोकरेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए मनी बोरोड। ठीक है भैया, इंटरेस्ट में वो सब चार्जेस जुड़ेंगे जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। हाँ, इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी खर्चा आपने करा हुआ है इंटरेस्ट, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, इंटरेस्ट ही माना जाएगा। क्लियर है भैया, सही है भैया। इफ इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग assessee pay the amount in installment to the seller, then interest amount included in the installment is deductible। ये कह रहा है भैया, आपने ना किसी से प्रॉपर्टी परचेस करी, प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 50 लाख की, सही है, लेकिन आपने उसमें कितने के लिए उसमें 55 लाख की। क्यों लिए 55 लाख की, क्योंकि आप कह रहे हो भैया मैं ना किस्तों में पैसे दे पाऊंगा तुम्हारा। कब दे पाऊंगा, किस्तों में पैसा। तो भैया जो 5 लाख का इंटरेस्ट है उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, चाहे भले ही आप मानेंगे ना, चाहे आपको वो लोन डायरेक्टली मिला हो चाहे इनडायरेक्टली मिला हो, आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है भैया। डीम्ड ओनर, कुछ केस में ना मैंने कि ना भाई आपका अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में जाना है, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्सेबिलिटी अरेस्ट कर देंगे तो उसके लिए ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप के लिए आपको पता है प्रॉपर्टी के कागज आपके नाम पर होने चाहिए, लेकिन कुछ केस में प्रॉपर्टी कागज दूसरे नाम पर है, लेकिन तो अभी क्या मानेगा, वो आपके नाम पर माने जाएंगे। किस केस में भैया, अपनी वाइफ को पत्नी को आप ना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, उसके नाम पर दर्ज करवा रहे हो, क्या उसके नाम पर रजिस्ट्री करवा रहे हो, अपने पैसा आपका, रजिस्ट्री बीवी की। क्यों, क्योंकि आप ये चाहते हो यार मेरे हैंड में यार इनकम वैसे ही ज़्यादा, मेरी बीवी के हैंड में चला जाए, उसकी कोई इनकम भी नहीं है, ठलुआ यहाँ बैठी रहती है। हाँ, तो आपने क्या करा, अपनी बीवी के नाम पर करवा ली, तो डिपार्टमेंट कह रही है हमें चालाकी मत दिखाओ, हम ये पैसा किसका मानेंगे, हम ये प्रॉपर्टी तुम्हारी ही मानेंगे, हम ये प्रॉपर्टी हस्बैंड की ही मानेंगे, है ना, उसी के हैंड में टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, इससे मिलने वाला रेंट हस्बैंड के हैंड में जाएगा। मतलब ये है कि भैया भले ही आप रजिस्ट्री अपनी बीवी के नाम पर करवा लो, ओनरशिप आपके नाम पर ही मानी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी बीवी से आपका तलाक हो गया है, तो भैया जब तलाक हो गया तो भैया प्रॉपर्टी उसके पास गई, फिर तो ना मिलने वाली, फिर तो गई, तो भैया उससे मिलने वाला रेंट भी आपका नहीं हुआ। जब बीवी आपकी नहीं हुई तो रेंट का आएगा। बात समझ रहे भैया, क्लियर है।
इसी तरीके से ये सब ना पहले लोग टैक्स प्लानिंग करते थे, टैक्स प्लानिंग, तो गवर्नमेंट ने जितने भी लूप होल थे उसको खत्म कर दिए। हम बोल रुक जाओ, इधर आओ, तुम्हें चला गई है ना, तुम्हारी चला गई, हम नहीं चलने देंगे, है ना। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या भैया? दूसरा पॉइंट ये है कि आपने किसी माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, पैसा आपका है, लेकिन माइनर चाइल्ड के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली। क्यों? दिमाग में वही फितूर चल रहा है, दिमाग में फितूर चल रहा है कि बच्चे के नाम, भाई ओनरशिप होनी चाहिए ना, बच्चे के नाम पर है, रेंट आएगा बच्चे के नाम पर, टैक्स लगेगा, हमारे नाम पर कुछ लगेगी, क्योंकि ओनरशिप हमारी है नहीं। डिपार्टमेंट कह रहा है कि ना बाबा ना, तुमने बच्चे के नाम पर ट्रांसफर कराया ना, बच्चा चाइल्ड के नाम पर ट्रांसफर कराया, माइनर बेचारा छोटा था, अपना पैसा बच्चे को दे रहा हो, हमें पता है क्यों दे रहा हो, इसलिए दे रहा हो ना कि उसके हैंड में टैक्स लग जाए ना। क्या माना जाएगा? आप ही उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर माने जाओगे। क्या माने जाओगे? डीम्ड ओनर माने जाओगे। मतलब बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी जिसका पैसा आपने दिया, वो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? आप ही की मानी जाएगी। मतलब उससे मिलने वाला रेंट आप ही के हैंड में टैक्सेबल होगा। आप समझ आई भैया? लेकिन अगर वो बच्चा माइनर मैरिज डॉटर निकली तो नहीं, तो रियायत है, तो उसी की मानी जाएगी। क्यों भैया? उसकी शादी होगी लड़की की, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, वो तो प्रॉपर्टी उसकी हो गई, वो तुम्हें थोड़ी ना दे देगी अब, है ना। अब तो उसका पति नहीं देने का देगा तुम्हारे लिए। तो गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पे तुम्हें कुछ मिल ही नहीं सकता, वहां पे हम कोई दिक्कत नहीं, जाओ ले जाओ, जान दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है भैया? कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कभी कभी क्या होता है कि भैया कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको राइट्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है? शेयर होल्डिंग होती है आपकी। उस शेयर होल्डिंग के बदले में आपके बाद में क्या आ रही है? किसी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी आ रही है आपकी, होता है ना भैया। तो अब जो हिस्सेदारी आ रही है उसको भी क्या, उसके केस में चूंकि जो रजिस्ट्री है कागजों की, वो किसके नाम पर है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर है। चूंकि आप उसमें क्या हो? मेंबर हो, शेयर होल्डर हो, वो प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? आपके हैंड में टैक्सेबल होगी। बात समझ आ गई? जो मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, किसके हैंड में मानी जाएगी? वो शेयर होल्डर के हैंड में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी अगर वो रेंट पे उठाएगा। बात समझ में आ गई? ओनरशिप किसके नाम पर मानी जाएगी? उस शेयर होल्डर के हैंड में, भले ही वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर है, लेकिन इस केस में भी डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? वो शेयर होल्डर। कौन माना जाएगा? वो शेयर होल्डर ऑफ ए इम्पार्टेबल एस्टेट। इसे कहते हैं डिस्प्यूटेड असेट्स। क्या कहते हैं? डिस्प्यूटेड असेट्स। अगर कोई भी डिस्प्यूटेड असेट्स है, कौन सी असेट्स है? डिस्प्यूटेड असेट्स। ये डिस्प्यूटेड असेट्स क्या होता है सर? ये डिस्प्यूटेड असेट्स होता है कि किसी प्रॉपर्टी पे झगड़ा चल रहा है, पता नहीं लग रहा है किसी प्रॉपर्टी है वो, तो भैया ये कह दिया साहब जो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है, जो उसका रख रखाव कर रहा है, उसी के हैंड में वो टैक्सेबिलिटी मानी जाएगी। मतलब प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी जो उसको देख रहा है से मतलब ये जो देखा-बाली कर रहा है ना, उसी के हैंड में टैक्सेबिलिटी आएगी। बात समझ में आई? ये 4 केस थे जहां पर प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है, लेकिन तो भी क्या माना है कि प्रॉपर्टी आप ही के नाम पर। सही है भैया? पर एक छोटा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट और है कि आपका चैप्टर क्लोज। ज्वाइंट ओनरशिप कभी कभी हो सकता है, एक प्रॉपर्टी को 2 लोग मिलकर खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन हाउस प्रॉपर्टी ओन बाय मोर देन वन ओनर हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज यूजुअल। जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हो वैसे ही निकालोगे, आप निकाल लो टोटल करके, उसको क्या कर लो? आधा बांट लो, बस दैट्स इट। जितना भी हिस्सा है 50%। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है और जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में इंटरेस्ट का बेनिफिट है, वो आपका एग्रीगेट नहीं होगा, मतलब वो दोनों को अलग अलग मिलेंगे, है ना। बात समझ रहे हो? भले ही एक हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर 2 लोगों ने लोन ले रखे हैं, दोनों लोगों ने लोन ले रखे हैं, तो सबके लिए लिमिट की कोई कंडीशन नहीं है। मतलब मैं बताऊं तो इसको ऐसा समझो, आप एक लैंड लिया, उस पे आप दो फ्लोर बनवाए, एक फ्लोर पे एक ओनर रह रहा है, एक फ्लोर पे एक ओनर रह रहा है, दोनों ने लोन लिए, प्रॉपर्टी बनवाई, रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इस केस में इसको भी 2 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, इंटरेस्ट का जो मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाती है रेंट। सेल्फ ऑक्यूपाइड यदि आप हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस केस में आपको 2 लाख की डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम। तो 2 लाख की इसे मिलेगी, 2 लाख की इसे मिलेगी, 2 लाख की एग्रीगेट नहीं होगी, भले ही हाउस एक है। वैसे नॉर्मली अगर आप ही के नाम पर हाउस होता तो 2 लाख की डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम, क्योंकि हाउस किसके नाम पर है? 2 लोगों के नाम पर है, तो यहाँ पर आपको डबल बेनिफिट मिल गया, है ना। 2 लाख उसको, 2 लाख नीचे वाले को। बात समझ में आई भैया? क्या ये बात समझ आ गई? बाकी सब तो वही है, बाकी सब तो जैसे आप निकालते हो वैसे हाउस प्रॉपर्टी के टैक्स निकालोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालोगे, लेकिन यहाँ पे बात आती है इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट में आपको दोनों को सेपरेट अलग अलग मान दिया जाएगा। बात समझ आ गई भैया? तो ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, और मुझे लगता है कि किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं था।
यहाँ पर, है ना। और थ्योरी थ्योरी तो भी मैंने जितना था मोस्टली मैंने करवाई दिया है, और ये थ्योरेटिकल पोर्शन मेरा मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और आपका हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर भी वो भी कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपिटल गेन। क्या पढ़ेंगे? कैपिटल गेन। देखो मैंने आपको बता दिया कि ये मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल नहीं बता देता क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, लेकिन हाँ थ्योरी मैं ओवर द कॉन्सेप्ट वाइज मैं पूरा ही कवर कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वाइज जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हाउस प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे बता दिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल गेन। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा कल वो होगा कैपिटल गेन का, सही है। तो कैपिटल गेन में भी मैं आपको वही बताऊंगा, मैंने कहा ना थियोरेटिकल पोर्शन बताऊंगा, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल नहीं करवा पाऊंगा। अगर मैंने न्यूमेरिकल करवाने बैठा तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अगर मैं एक ही चीज़ आपको प्रैक्टिकल समझाने लगूँ एक एक एग्जाम्पल लेके, तो भैया मैंने कही ना क्लास 100 घंटे की हो जाएगी सिर्फ एक ही चैप्टर की, इनकम टैक्स की। मुझे जीएसटी भी करवाना है, फिर प्रैक्टिकली भी करवाना है, इनकम टैक्स भरते कैसे हैं ये भी बताना है भाई, है ना। तो फिलहाल में मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ।